जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम CAPF 2021 के साइंस सेक्शन की बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आए उन्हें कवर करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह कह रहे हैं कि जब लाइटनिंग फ्लैश हमें दिखाई देता है और जब थंडर की आवाज़ सुनाई देती है, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है वो 10 सेकेंड का है। अगर साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड इन्होंने दी है तो दूर कितना है स्टॉर्म। दूर यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे किस स्पीड की हम बात करेंगे। अब ये जो स्पीड आ रही है वो साउंड की हम बात करेंगे, क्योंकि साउंड के थ्रू ही वो पहुंच रहा है, राइट, वो स्टॉर्म। तो साउंड का स्पीड कितना है 330, और टाइम कितना है, टाइम गैप 10 सेकेंड का। तो कितना आ गया 3300 मीटर। नेक्स्ट देखिए, वायलेट लाइट की वेवलेंथ पूछ रहे हैं। तो ये सारी वेवलेंथ है। अब इनमें जो सबसे कम है और जो सबसे ज़्यादा है, ये दो आपको ध्यान रखने होंगे। वेवलेंथ के केस में हमें पता है जो वेवलेंथ होती है उनमें सबसे कम होती है वायलेट की और सबसे ज़्यादा होती है रेड की। और इसका डेविएशन भी आपको पता होगा कि जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट करती है, सबसे कम डेविएट करती है। इस कारण से रेड कलर का यूज किया जाता है खतरों के निशानों में, राइट। तो खैर, अभी वायलेट की अगर हम बात करें तो ये 400 नैनोमीटर है। दैट मीन्स 0.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर यूज टू कुक फूड। तो भोजन बनाने के लिए किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है। उम्मीद है आप पहले इसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो देखिए, ये जो माइक्रोवेव ओवन है इसका नाम आपने सुना होगा, माइक्रोवेव ओवन का। तो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, इन दोनों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे हैं जिनका हम भोजन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों देखिए, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड दोनों, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर दूर में है लेंस के, और जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की है। फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, R/2, राइट। और यहाँ पे R कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10/2 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर, जो कि एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट साइटेड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। तो शॉर्ट साइटेड जो पर्सन होते हैं उन्हें हम मायोपिक पर्सन कहते हैं, या मायोपिया डिजीज से ये ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो मायोपिया की खास बात क्या है, मायोपिया में मेन जो हमें बात ये देखने को मिलेगी कि सामने की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती हैं, बट जो दूर की चीज़ें हैं, नियर की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, बट जो दूर की चीज़ें हैं वो ब्लरी हैं, राइट। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये आपको समझनी है कि मायोपिया को ही नियर साइटेडनेस कहते हैं, या शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, नाउ अब ये भी समझ लीजिए इसके साथ कि जो इसे ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज होता है। इसे ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। इसी के उल्टे हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की चीजें क्लियर है बट सामने की चीजें क्या है, ब्लरी। जस्ट इसका उल्टा केस। तो शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर्ड, एंड अ कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और ये सब आसान सवाल होते हैं। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, जितने भी डिजीज और डिफेक्ट्स हैं वो सारा मैंने कवर किया है, और उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत कम डेज बचे हैं CAPF की एग्जाम में, तो आप उसे कवर कर लें। काफ़ी अच्छे से आप सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्योंकि वो हमने टॉपिक वाइज तरीके से कवर किया है। एनिमल सेल में कौन सा ऑर्गेनल नहीं मिलता। तो देखिए, जब हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो ये हम PYQs पहले इसका कवर करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये CDS का है, CDS 2023 का। इसमें उन्होंने पूछा कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है किस ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया, डायटम, मशरूम या टैपवॉर्म। तो जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया, डायटम, मशरूम इनमें तो होता है, बट टैपवॉर्म में नहीं होता है। ये देखिए, एनिमल और प्लांट दोनों तरीके के सेल में कौन सा पार्ट पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ये जो है वो तीनों चीज़ें दोनों ही प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होती हैं। देखिए, मेम्ब्रेन जो है ना, झिल्ली, ये दोनों में होती हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। पहले आप अटेम्प्ट करिए, मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, अब आप अटेम्प्ट करिए। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए क्या पूछ रहे हैं, जनरल डिफरेंस बताइए प्लांट और एनिमल सेल के बीच। प्लांट सेल में सेलुलोज होते हैं, सेल वॉल, जबकि जो एनिमल सेल है उनमें नहीं होते हैं। ठीक है, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। दूसरा कह रहे हैं प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में होता है। तीसरा ये कह रहे हैं कि मैच्योर प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें बहुत सारे वैक्यूल होते हैं।
अब समझने वाली बात यह है कि जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो दोनों में ही होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। तो इस सेकेंड आप काफ़ी इजीली एलिमिनेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी समझना है, सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ये बस प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ही आप देखोगे तो समझ जाओगे। देखो ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल, राइट। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, ये तो बहुत आसान सी बात है, आई नो, स्टिल रिवीजन के लिए हम कवर करेंगे ही। अब ये जो क्वेश्चन, अब देखिए कितना आसान है ये वाला भी, अभी एनडीए में पूछा गया था रिसेंटली, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट। इसमें वही इन्होंने पूछा एनिमल सेल और प्लांट सेल में कौन सी बात सही है। तो एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। जबकि जो प्लांट सेल है इसमें केवल सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है ना, ये तो गलत है। एनिमल सेल हैव ओनली मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, प्लांट सेल है बोथ। इसमें ये कह रहे हैं एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता है बट सेल वॉल नहीं होता है, और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल भी होता है। बिल्कुल परफेक्ट बात है ये, क्योंकि हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन है वो दोनों में होता है। तो यहाँ देखिए एनिमल सेल में मेम्ब्रेन है, हाँ है, प्लांट सेल में है, हाँ है। दूसरी बात ये है कि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में होता है। तो आंसर क्या है, बी। अगला फिर गलत है क्योंकि इन्होंने दोनों की बात कर दी है, और ये भी गलत है, राइट। तो आंसर इसका ऑप्शन बी है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए अब सीडीएस का है। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट नहीं होता है। पहला कह रहा है बैक्टीरिया, दूसरा प्लांट, तीसरा फंजाई और चौथा ह्यूमन। तो देखिए ये जो सेल वॉल है ये ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज ह्यूमंस जो है वो एनिमल सेल का पार्ट। ह्यूमंस में कौन सा सेल आएगा, एनिमल सेल, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल सेल में क्या नहीं मिलता है। तो एनिमल सेल में फ्री राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या सेल वॉल। तो अभी हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल होता है ये एनिमल सेल में नहीं होता है, केवल प्लांट सेल में होता है। अभी आपने देखा होगा एक ही क्वेश्चन ये बार बार पूछ रहे हैं सीडीएस सीएपीएफ में, ठीक है। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं, खासतौर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। तो ये तो आसान है अब, ठीक है। इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो प्लांट टिश्यू में लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेट, कोलेनकाइमा या एरियनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में आपने सुना होगा। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे जो मेजर बात हम देखेंगे वो है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा एक मोस्ट कॉमन है, यानी देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में और भी तरीके हैं ना होने के, बट पेरेनकाइमा सबसे कॉमन है। इनमें क्या होता है, अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और थीन सेल वॉल होते हैं। ये लिविंग सेल्स होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं, इस कारण से इनके बीच स्पेसेस होते हैं जिसे हम इंटर सेल्यूलर स्पेसेस कहते हैं, यानी सेल के बीच का स्पेस। सेल के बीच का स्पेस किसमें होता है, जिनमें लूजली अरेंज होते हैं सेल्स। और ये किनकी हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पेरेनकाइमा की। आगे देखिए इन्होंने बताया है कि ये जो टिश्यू है जनरली फूड को स्टोर करते हैं, कौन, पेरेनकाइमा। अब आगे देखिए कई सिचुएशन में क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल भी होते हैं, और जब क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस की भी परफॉर्मेंस ये सेल्स करके देंगे, इसलिए इन्हें कोलेनकाइमा कहते हैं। तो जब क्लोरोफिल होगा सेल में और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो वो क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। कई बार हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं पेरेनकाइमा में, इससे उन्हें तैरने में या फ्लोटिंग में मदद मिलती है। और इस तरीके का जो पेरेनकाइमा है वो एरियन काइमा कहलाता है। तो एरियन काइमा क्या है, असल में ये पेरेनकाइमा की वो कैटेगरी है जो एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। उनमें खास तौर से क्या होता है कि पेरेनकाइमा के सेल्स के बीच गैप होता है, कैविटी होती है, और ये वाले जो सेल्स हैं वो एरेनकाइमा कहलाते हैं। आगे और एक बात पढ़ा दूं मैं इंपॉर्टेंट वाली, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में वो दूसरी परमानेंट टिश्यू के कारण होती है, इसे हम कोलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेनकाइमा के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। कोलेनकाइमा के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बना भी है और आगे भी फ्यूचर में ही बनेगा। तो मेजर बात क्या आपको ध्यान रखनी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो कोलेनकाइमा के कारण मिलती है। तो लार्ज एयर स्पेस के बारे में उन्होंने पूछा, तो एरियनकाइमा। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है और कितना डिफिकल्ट हो सकता है, बट है तो हमारी 9th वाली एनसीईआरटी से। तो 9th और 10th वाली एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से कवर कर रहे हैं तो इससे बाहर आपको नहीं जाना है साइंस सेक्शन में। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, लिगामेंट, टेंडन, स्मूथ मसल या कार्टिलेज। तो अगर आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे समझो, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि ये आपस में कनेक्टेड है, राइट। और ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, वही इन्होंने इनिशियली भी समझाया इस चीज़ के बारे में, बट हमारे जो काम का है अभी वो ये कि ब्लड जो है वो एक तरीके का लिक्विड है, यानी फ्लूइड है,
राइट। और ये इनमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, साल्ट होता है, हार्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड्स, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। सिंपल सी बात है ये, हमें पता है ब्लड का क्या काम है, गैसेज वगैरह ट्रांसपोर्ट करना, या फूड जो डाइजेस्टेड है उन्हें, या हार्मोन्स वगैरह को बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। ये तो एक टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, इसे हम ब्लड कह रहे हैं। इसके अलावा भी हमें और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं जिनमें बोन है। बोन क्या है, अनदर एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यूज का। ये क्या प्रोवाइड करता है, तो सपोर्ट देता है बॉडी को। और इसके साथ ही आप देखो तो ये बातें तो हमें समझ में आती हैं साफ तौर से कि जो बोन है जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, वो लिगामेंट कहलाते हैं। तो लिगामेंट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा ये। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर कॉल्ड द लिगामेंट। यानी जब दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं तो वो जो टिश्यू हैं वो लिगामेंट कहलाते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो मसल्स बोन्स को, जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं वो टेंडन्स कहलाते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, आई थिंक लिखा भी होगा मैंने, हाँ ये देखिए, ये लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन, यानी बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, वैसे टिश्यूज लिगामेंट कहलाते हैं। दूसरा, मसल से बोन को जो कनेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, टेंडन कहलाते हैं। तीसरी चीज, हाँ तो ये दोनों पहले आपको बहुत अच्छे समझ लेना है। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं लिगामेंट और टेंडन के बीच, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोन टू बोन के लिए लिगामेंट आएगा और मसल टू बोन के लिए टेंडन। इसके बाद ये भी देखिए कि जो कार्टिलेज है वो क्या है, तो स्मूदेंस बोन सरफेस एट जॉइंट, जॉइंट्स में हमें कई बार स्मूदेंस बोन देखने को मिलता है, वो कार्टिलेज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्होंने पूछा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है, बट स्मूथ मसल नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। सारे आपके एनसीईआरटी से आप देख पा रहे होंगे। मोनेरा किंगडम से कौन अपना ताल्लुक रखते हैं, डायटम, यूग्लेना, एनाबिना या यूलोथ्रिक्स। मोनेरा के बारे जब हम पढ़ते हैं तो देखिए इनमें क्या होता है कि कोई डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ना ही इनमें कोई मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन होते हैं। जबकि इनमें अगर आप देखो तो खास तौर से कुछ के पास सेल वॉल होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं। और ये हालांकि ये तो बॉडी डिजाइन पे भी डिपेंड करता है कई बार। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो तो डिपेंड करता है कि ऑटोट्रॉफिक है या कई बार ये हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो ऐसा आपको रिजिड सोच के नहीं चलना है कि ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं हमेशा, ऐसा कोई परमानेंट केस नहीं है। क्या क्या चीज़ें हैं मोनेरा के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये चार आपको ध्यान रखना है मेजरली। कुछ और एग्जाम्पल है जिनमें एनाबिना भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बना आप देखिए, डायटम, यूग्लेना, एनाबिना या यूलोथ्रिक्स। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, एनाबिना। तो इस तरीके से फिगर्स भी काम आ जाते हैं। कौन सा डिजीज ट्रांसमिट नहीं होता, फाइन ड्रॉपलेट्स जो माउथ या नोज से देखने को मिलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के। तो ये तो कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमोनिया, कोविड हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, ये हो सकते हैं, बट HIV एड्स इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और ये जो HIV एड्स होते हैं वो फाइन ड्रॉपलेट्स के कारण नहीं होते हैं, है तो कम्युनिकेबल ही, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट देखिए, अगला ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्रेकडाउन प्रोडक्ट नहीं है रेस्पिरेशन के दौरान, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, वाटर या मिथेनॉल। तो इथेनॉल एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलते हैं ईस्ट के द्वारा। लैक्टिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मसल्स में। और तीसरा ये कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, सेल मिथेनॉल इज मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइल एडेड इन इथेनॉल एज नॉन एज वुड स्पिरिट। तो क्या होता है, प्रोसेस समझते हैं। देखिए जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो क्या क्या देखने को मिलते हैं, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और वाटर। मीथेनॉल नहीं होता है। इथेनॉल कैसे होता है, तो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ईस्ट वगैरह के द्वारा, तो उस टाइम पे इथेनॉल हमें देखने को मिलते हैं ब्रेकडाउन होने के बाद। ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। दूसरा, जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है उस टाइम पे लैक्टिक एसिड। और तीसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन, उस केस में हमें देखने को मिलता है वाटर। कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं या हीट को अब्जॉर्व करते हैं, वो एंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक क्या है, जो हीट को रिलीज करते हैं। राइट, तो ये एनसीईआरटी में अगेन है, आप देखोगे तो इन्होंने बताया है ये वाला। लाइम स्टोन को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्विक लाइम, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बेसिकली डिकम्पोज हो गया।
तो इस सराउंडिंग्स को हीट को ऑब्जर्व किया गया सराउंडिंग से, इस कारण से ये एंडोथर्मिक है। पोटैटो चिप्स के जो पैकेट हैं इनमें कौन सी गैस डाली जाती है ताकि रेंसिडिटी से बचा जा सके? तो ये नाइट्रोजन होती है, ये हम सबको पता है और इसका रीज़न भी। नेक्स्ट देखिए, पंच तत्वों के बारे में पूछ रहे हैं। तो पंच तत्व क्या क्या है? हवा है, पृथ्वी है, उसके बाद अग्नि है और आसमान है, यानी जिसे आकाश कह रहे हैं, और इसके बाद वाटर है। ठीक है, तो ये पंच तत्व हैं और ये पंच तत्व बताने की नीड नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट देखिए, जो मिल्कमैन होते हैं वो बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो इससे पीएच क्या हो जाता है? देखिए, खाने पीने की जब भी चीज़ें आएंगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का हम अवॉइड करेंगे ऑब्वियसली। तो ये दोनों तो गए। अब वीक एसिड है या एल्कलाइन है? तो जो सोडा होते हैं वो ऑब्वियसली बेसिक होते हैं, 7+ इनकी पीएच वैल्यू होती है, तो ये तो वीकली एल्कलाइन बन गए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कौन सा जो मेटल ऑक्साइड है ये यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड जो ये रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है और बेस या तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे यानी एसिडिक ऑक्साइड के साथ, या फिर एम्फोटेरिक के साथ यानी जो एसिडिक भी हैं और जो बेसिक भी हैं। बट कभी भी जो बेसिक ऑक्साइड है वो बेसिक के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे। और सोडियम ऑक्साइड हमें पता है क्या है, एक तरीके का बेस है, राइट, क्योंकि OH है। और कैल्शियम ऑक्साइड तब इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये भी बेस और ये भी बेस है। जब कैल्शियम मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ समय के बाद ये रिएक्शन क्यों रुक जाती है? क्योंकि जब कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, CaSO4, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो फर्दर रुक जाती हैं। फॉर्म कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो कैल्शियम सल्फेट बना है वो पानी में अघुलनशील है, नहीं घुल रहा है, और कैल्शियम मेटल को कवर कर दे रहा है क्योंकि ये पानी में नहीं घुल रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पा रही है कैल्शियम मेटल की। जब एक वाइट लाइट बीम को एक होलो प्रिज्म में डालते हैं तो 7 कलर निकल कर आते हैं। तो मैक्सिमम एंगल डेविएशन किनका होता है? मैक्सिमम वायलेट का होता है और मिनिमम रेड का होता है। तो रेड जब कम डेविएट होती है तो दूर से दिखाई पड़ जाती है, इस कारण से हम रेड का यूज करते हैं सिंबल्स में। कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिनका खुद का प्रकाश हो। सन का है, प्रोक्सिमा सेंचुरी क्योंकि ये स्टार है तो इनका भी है, अल्फा सेंचुरी का भी है, बट जुपिटर का नहीं है। क्यों? क्योंकि जुपिटर क्या है, एक प्लेनेट है और प्लेनेट का खुद का प्रकाश नहीं होता है। एक इलेक्ट्रिक करंट है 1.5 एम्पियर की और ये सर्किट में फ्लो कर रही है। इसमें हमें बताना है कि 10 ms का मतलब मिली सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = IT, राइट। तो I यानी करंट कितना है, 1.5 एम्पियर, इंटू T यानी टाइम का है 10 मिली सेकेंड। मिली का मतलब होता है 1/1000, राइट, क्योंकि अब आ गया ये सेकेंड में, और यहाँ पहले से क्या, एम्पियर। दैट मीन्स जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एम्पियर सेकेंड, जिसे हम कूलम कहते हैं। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 15/1000, तो ये आ गया 0.015 कूलम। सो आंसर इज ऑप्शन ए। कौन सा एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है? सोलर है, विंड है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, बट जो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स होते हैं ये फॉसिल फ्यूल से निकलते हैं। और फॉसिल फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल तो नॉन रिन्यूएबल है, राइट, क्योंकि एक लिमिटेशन है ना, ख़त्म हो जाएंगे ये किसी समय पर। जैसे कोयले हो गए या फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये सारे नॉन रिन्यूएबल हैं, तो इस कारण से जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी एक नॉन रिन्यूएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल का कौन सा फंक्शन नहीं है? वाटर को स्प्लिट करना, फोटोन को एब्जॉर्ब करना, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडेट करना, और चौथा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। देखिए इसका जो आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, बट आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लोरोफिल के ऊपर। पहला ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लोरोफिल, CO2, वाटर या O2, तो O2 नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो एसेंशियल है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में, तो ये तो सबको पता है, बिना मैग्नीशियम के जो है वो क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और भी क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के बारे में करेक्ट प्रोसेस पूछी गई थी। तो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है और इससे CO2 रिडक्शन होता है। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, ये किससे एसोसिएटेड है, तो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से, क्योंकि मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में ही
फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन हमने कवर भी किया है और इस पे बेस्ड और भी PYQs पूछे गए हैं। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि क्लोरोफिल मेम्ब्रेनस वेसिकल से एसोसिएटेड है, क्योंकि इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो मेम्ब्रेनस वेसिकल से ही इन्हें काम चलाना है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पहला ये कह रहे हैं कि इनमें सेपरेट ऑर्गन की जरूरत पड़ती है फूड लेने के लिए। दूसरा ये कह रहे हैं सेपरेट ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। तीसरा कह रहा है जो वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं, ये इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और चौथा ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी कांटेक्ट में होते हैं। तो देखिए जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इनमें कोई अलग से ऑर्गन नहीं है फूड लेने के लिए, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ये सिंगल सेल है ऑब्वियसली। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। बाकी चीज़ें देखिए सेपरेट ऑर्गन इज नॉट हीडेड, ऐसा कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन के लिए सेपरेट ऑर्गन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड नहीं होता है? तो नोटोकॉर्ड पहले समझ लीजिए, ये एक तरीके का रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सल साइड यानी बैक साइड में देखने को मिलता है कुछ एनिमल्स में। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होता है उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे पॉरीफेरा या इक्नोडर्म्स जो है वो नॉन कॉर्डेट्स हैं क्योंकि इनमें कॉर्डेटा नहीं है, राइट, या सॉरी इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। तो किनमें नोटोकॉर्ड जो है नहीं देखने को मिलता है? होलोथ्यूरिया में नहीं होता है क्योंकि ये एक्नोडर्माटा है। बाकी हर्डमेनिया में या एक्जोसिएटस में, सेलेमेंडर्स में, इनमें सब में नोटोकॉर्ड्स होते हैं, बट हमें तो नोट वाला पूछा गया तो होलोथोरिया होगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, दूसरा कह रहा है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, तीसरा कीमोट्रॉपिक और चौथा हाइड्रोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक का मतलब समझ लीजिए, देखिए फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है लाइट, क्या होता है? लाइट। और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब जिस दिशा में लाइट है उसी दिशा में आगे बढ़ना। तो ये चीज़ सूट के साथ देखने को मिलती है। आपको पता होगा जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो ऊपरी हिस्सा है वो कहलाता है सूट और जो जड़ है वो कहलाते हैं रूट, ठीक है। तो ये जब सूट हैं वो सनलाइट की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, बट जो रूट्स हैं वो सनलाइट से अपोजिट ग्रो कर रहे हैं तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? जियोट्रॉफिक का मतलब ही समझते हैं। देखिए ये जियोट्रॉफिक को दिखाया गया है, बट अगेन हम इसे समझ लेते हैं। देखिए जियोट्रॉफिक का मतलब क्या है? जियोट्रॉफिक का मतलब है ग्रेविटी के पुल में। कई बार हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन, यानी लाइट या ग्रेविटी इनके कारण भी डायरेक्शन में बदलाव आता है प्लांट्स में। जो प्लांट्स हैं इनमें ट्रॉपिज्म देखने को मिलता है अदर रिस्पॉन्स के कारण भी। जो रूट्स होते हैं प्लांट की वो हमेशा डाउनवर्ड ग्रो करती हैं, जबकि जो सूट होते हैं वो हमेशा अपवर्ड ग्रो करते हैं। ये जो अपवर्ड ग्रोथ है ये पुल ऑफ अर्थ जिसे हम ग्रेविटी कह रहे हैं उसके कारण है, जिसे हम जियोट्रोपिज्म कह रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो जियोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब क्या? अर्थ है, ठीक है। तो इस कारण से ग्रेविटी से एसोसिएटेड है। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कब होगा? जब रूट्स जो है वो अर्थ की ओर ग्रो करेंगी, राइट। जैसे ये अगर रूट्स हैं, ठीक है। अब ये रूट्स नीचे की ओर ग्रो कर रही हैं तो ये जियोट्रोपिज्म है और ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ की साइड है, राइट। बट ये अपोजिट साइड अगर ग्रो करने लग जाए तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फोटोट्रॉपिक का उल्टा यहाँ देखने को मिल रहा है जियोट्रॉपिक के केस में। तो इस कारण से जब हम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो ये रूट होगा इसका एग्जाम्पल। बट यहाँ अगर ये सूट की जगह रूट लिख देते ना कि रूट जो है वो कैसा फोटोट्रॉपिक है, तो हमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिक के साथ जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो सूट होते हैं, जो प्लांट्स के ऊपरी हिस्से हैं, वो अगर निचले स्तर पर ग्रो कर रहे हैं तो वो फोटोट्रॉपिक नहीं हुए ना, क्योंकि फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की ओर। इसके बाद एक और कंसेप्ट है वो देख लीजिए। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स केमिकल, तो हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म का क्या मतलब है? देखिए कीमो का मतलब केमिकल, और केमिकल के कारण रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जैसे जब पोलन ट्यूब्स होती हैं वो ओव्यूल्स की तरफ बढ़ती हैं तो वो होता है कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो केमिकल है। तो रिस्पॉन्स किसके कारण हो रहा है? अगर लाइट के कारण हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा फोटोट्रॉपिक। अगर अर्थ के कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो जियोट्रॉपिक, और अगर केमिकल्स के कारण हो रहा है तो कीमोट्रॉपिक। तो इस केस में जो पोलन ट्यूब है वो कीमोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है।
तो कौन सा गलत है? ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मेटल ऑक्सीजन, वाटर और एसिड से रिएक्ट नहीं करता है? सोडियम, कॉपर, आयरन या सिल्वर, सॉरी गोल्ड। तो देखिए क्या होता है, जो गोल्ड है वो एक नोबल मेटल कहलाते हैं। नोबल मेटल कौन कौन से हैं? देखिए रोडियम है, उसके बाद रुबीडियम है, ठीक है, पैलेडियम है, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिथियम, ये सारे जो हैं वो आपके नोबल मेटल्स हैं। और नोबल मेटल्स में आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी इनमें जंग का कोई केस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या है? ऑप्शन डी। बाकी सोडियम, कॉपर ये तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। कौन सा मेटल जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है कोल्ड वाटर के साथ? तो जो एल्केली मेटल्स होते हैं जिनकी जो पीएच वैल्यू है जनरली 7+ होती है, उनमें हम देखते हैं कि सॉरी, पी एल्केली मेटल मतलब 7-, एल्केलाइन में 7+ होगा। तो जो एल्केली मेटल्स होते हैं इनमें हायर रिएक्टिविटी होती हैं मेटल्स के मुकाबले, और इस कारण से जो एल्केली मेटल हैं वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्जोथर्मिक होते हैं, यानी इनसे हीट निकलती है। जैसे सोडियम, हमें पता है सोडियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, राइट। अब ये सोडियम अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कैसे हैं? नेचर में एल्केली हैं, ठीक है। तो ये तो समझ भी आ जाएगा कि जब वाटर की बात आएगी, वाटर में रिएक्शन की बात आएगी तो सोडियम आएगा, ठीक है। सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो उस केस में हाइड्रोजन रिलीज होगा। ये रिएक्शन भी आप बनाकर देख सकते हो सोडियम और वाटर की। नेक्स्ट देखिए, इसे बैलेंस कर लेना, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। मैंगनीज निकाला जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर को रिएक्ट करके। कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है? तो ये देखिए, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो इस केस में क्या होता है, इस तरीके की रिएक्शन बनती है और हीट भी निकलता है। डेट मीन्स ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। आगे बताया भी गया और भी चीज़ें, जैसे ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक। ऑब्वियसली हीट रिलीज हो रही है इसलिए, तो ये तो समझ आ जाएगा कि हीट रिलीज हो रही है इसलिए कैसी है? एक्सोथर्मिक। ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। तो यही कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो पीरियोडिक टेबल है उनमें कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती हैं और टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ जाती हैं। तो ये मैंने सारा लिख दिया है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट से राइट जाने पे घटती हैं, जबकि अप से डाउन आने पे क्या होती हैं? बढ़ती हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है। ये आसान कॉन्सेप्ट, ठीक है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती हैं और अप से डाउन आने पे घटती हैं। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैं वो भी बढ़ती हैं और अप से डाउन पे घटती हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी वही होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होती हैं और अप से डाउन जाने पे डिक्रीज। देखिए यहाँ तो हमने PYQs को कवर किया, बट बहुत सारे कंसेप्ट हैं, खासतौर से इंपॉर्टेंट वाले जो आप लास्ट 3-4 डेज भी अगर हैं तो उनको आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स मैं अभी ज़रूर पिन कर दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है और बाकी सब्जेक्ट को भी आप रिवाइज़ करें, अब टाइम है रिवीजन का। धन्यवाद, जय हिंद।